नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। सूरत से रीवा आ रहे युवक के साथ उसी के साथियों ने बंधक बनाकर की मारपीट, उपचार के दौरान हुई मौत। लोकसभा चुनाव से बचने सरकारी कर्मचारियों ने दिया बीमारी का हवाला। बहाना बनाने वाले कर्मचारियों के ऊपर कलेक्टर ने की कार्यवाही। मनमानी फीस बढ़ाने के बाद शहर के कई प्राइवेट स्कूलों को जारी किया गया नोटिस और जीएसटी की टीम द्वारा आधा दर्जन दुकानदारों के ऊपर की गई छापामार कार्यवाही। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सूरत से रीवा आ रहे युवक के साथ उसी के साथियों ने बंधक बनाकर जमकर मारपीट की, जिससे युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। अंकित सेन निवासी खैरा कनकेश्वरा थाना लौर अपने 6 साथियों के साथ सूरत में रहकर काम कर रहा था। गत दिवस मैजिक वाहन में सवार होकर 6 दोस्त सूरत से रीवा के लिए निकले, जिसमें पंकज नाम का युवक भोपाल में उतर गया, जबकि अन्य अंकित सेन, नागेंद्र और 3 अन्य साथी रीवा के लिए निकले थे। जैसे ही मैजिक वाहन कटनी में पहुंचा, तभी अंकित सेन ने भूख लगने की बात कही तो उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट की हद तो ये हो गई कि उसे बांधकर पीटा गया, जिसका वीडियो भी बनाया गया और मौके से फरार हो गए। घायल के साथी ने उसके परिवार के लोगों को सूचना दी, जिसके बाद अपने रिश्तेदारों की मदद से रीवा लाया, जहां कोमा की स्थिति में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां युवक की मौत हो गई। मारपीट क्यों की गई, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। आप साथ में थे? हाँ, कटनी में नहीं, क्या घटना हुई? वहाँ से चले, उसके बाद वहाँ से सूरत से चले 6 लोग। सूरत में उनका सामान था, भोपाल में सामान उतारा गया है। उनका भाई छोटा वाला भोपाल में उतर गया साथ में। वहाँ से रात में 11 बजे चले, 10 बजे वहाँ से आए तो 1 घंटे बाद हम लोग सब लोग खाना खाए। उसको पूछा तुम खाना खाओगे? बोला मैं खाना नहीं खाऊंगा, हमको दारू चाहिए है। इसके बाद हो गया, नहीं दिया उसको। उसके भाई को लगा कि ऐसा बोल रहा है, तो बोला कुछ नहीं देने का है। इसके बाद वहाँ से आया, फिर एक जगह रात में 12-1 बजे पागल टाइप की हरकत करने लगा। एक जगह साइड में गाड़ी रुकी तो वो उतर के भाग दे रहा था। उसके बाद सब लोग पकड़ा उसको, पीछे गाड़ी में बैठाया, उसका हाथ मान दिया है। इसके बाद फिर गाड़ी लेके चला। इसके बाद गाड़ी लेके चला, इसके बाद मैं हाथ उसका छोड़ दिया। इसके बाद आते आते यहाँ जबलपुर के पहले गाड़ी से गिर गया, चलती गाड़ी से किनारे कर रहा था तो उधर ही है तो खड़ा किया, उधर ही है तो फिर गाड़ी से उधर खड़ा किया। इसके बाद घर पे वाले फोन लगवाया, ऐसी ऐसी बात है। फिर इसके बाद उधर दारू मंगाया हो रहा है वो गाड़ी से फिर गिर गया। उसके बाद है तो उधर ही गाड़ी खड़ी थी। इसके बाद वो ड्राइवर दारू मंगाया, फिर दारू है तो उसको भी पिलाया और मेरे को भी पिलाया। इसके बाद दारू पिलाने के बाद मैं हूँ तो पाछे बैठ गया था। इसके बाद सो गए, उसको है तो आगे बैठा के रखे थे। इसके बाद वहाँ से लेके आए हैं तो इसके बाद फिर कटनी में है तो उसको मार के उतार दिए हैं। मारपीट किए हैं? हाँ, राड है उसको मुँह में लगा है। राड मार करके मतलब मारपीट किया है उसके साथ? हाँ सही बता रहा हूँ। आप सीधा बोलिए कि मारपीट हुई है उसके साथ? राड मारने वाले कौन थे वो? उसका एक अरुण नाम था, अरुण केवट। उसका पूरा नाम क्या था? अरुण केवट। और कौन था? 2 लड़के और उसके साथ में थे। ओके। ताला के रहने वाले हैं? हाँ, ताला मझौली। मेरे को इनकी बहनों ने फ़ोन किया था, जबलपुर में था मैं, कि मेरे भाई की तबीयत ख़राब है, किसी जगह कटनी चली जाइए। मेरे जो को डग्गा वाले ने उतार गया रास्ते में कि उनको बस या ट्रेन में बिठा देना। मैंने ठीक है देखता हूँ, जाता हूँ, मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ। मैंने अपने सेठ से बात किया कि सेठ जी मेरे साले साहब की तबीयत ख़राब है कटनी में, उनको कोई डग्गा वाला छोड़ गया है, तो मैं जाता हूँ उनको बिठलवा देता हूँ बस में। बोले नहीं अभी गाड़ी लेके जाओ। मैंने कहा सर बहुत सीरियस है वो मैटर, मेरे को चले जाने दो। बोले ठीक है खड़ी कर दो माल गोदाम में गाड़ी और चले जाओ। बोले ठीक है। वहाँ से गाड़ी खड़ी करके मैं बस में बैठ के आया कटनी में जब इनकी स्थिति देखता हूँ तो मेरे तो होश उड़ गए। इनके भाई को फ़ोन लगाया छोटू को कि मैंने भाई ऐसी ऐसी स्थिति है इसकी, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। इनके भाई से बात कराया, वीडियो कॉल कराया, दिखाया। बोलता है जीजा अपना जैसा भी करे ये इनको रीवा ले आए। तो मैंने ऑटो वाले से भाई से संपर्क किया कि भैया कोई साधन से बन जाए तो साधन करवा दो, मेरे को रीवा ले जाना है इनको। तो वो ऑटो वाले ने बेचारे ने
वो कुछ मतलब मदद करके अपने दोस्त भाइयों से जिससे भी बोल के गाड़ी बुलवा दी उसने। उस गाड़ी में लाद के मैं रीवा ले आया, सीधे रीवा ला के। स्थल में उनका हुलिया कैसा था? अरे बहुत मारपीट नहीं बता सकता हूँ, गंभीर बिल्कुल। मैंने तत्काल छोटू बोला कि पहले वीडियो बनवा लो उसकी और मेरे को भेजो, तो मैंने वीडियो बनाया हूँ उसकी तत्काल की घटना स्थल। हाँ, होश ही नहीं था बिल्कुल। जिस मैजिक में आ रहे थे वो कहाँ गया? छोड़ के चला गया? वो तो छोड़ के चला गया था उस समय। मेरे को बात मतलब ये जबलपुर से आते समय 3 घंटे लग गए, 3-4 घंटे। तो अब मैं पूरी घटना के दौरान जितने लोग साथ में थे, ये सब मेरे को नहीं मालूम। मेरे को तो जबलपुर से आने में नहीं, जब आप कटनी पहुंचे हाँ, उस दौरान कौन कौन एक था बस, नागेंद्र करके लड़का। बाकी लोग सब भग गए थे। साथ में थे ना सभी लोग? उनके साथ में थे। क्यों चले गए? अब ये चीज की जानकारी मुझे नागेंद्र नहीं, वो सब नागेंद्र नहीं बता सकता है। नागेंद्र से हमने बात की। घटना हुई, उनकी मौसी के लड़के भी थे, वो कहाँ है? उन्होंने क्या बयान दिया है? वो मेरे को नहीं मालूम क्या बयान दिया, किसको क्या बयान दिया, मेरे को जानकारी नहीं। मेरे को घटना स्थल में जैसा देखा मेरे तो सोच उड़ गए थे। उसको क्या था कुछ मालूम है? वहाँ के लोग कुछ बताए? कुछ नहीं बताया वहाँ के, मैंने तो किसी से कुछ पूछा ही नहीं। मेरे जो साथ में लड़का था वो लड़का है ना यहाँ का ही, दिखा ही नहीं रहा वो। उसने आपको कुछ बताया? कुछ नहीं बताया, यही बताया कि गिर गया है ये खड़े खड़े। मैंने कहा गिर गया है तो ठीक है, मैं आ रहा हूँ, रास्ते ही में था। तो मैंने कहा देखा, जब मैं आके मतलब वहाँ देखा कि उसकी हालत इतनी गंभीर, मैंने इतनी जल्दी मतलब 10-15 मिनट लगा क्या आगे लगा पाने। आपको कि उनके साथ मारपीट हुई है? उस समय तो मेरा दिमाग ही काम अभी क्या लग रहा है आपको? अभी क्या लगा? अभी तो मारपीट ही दिख रहा है उसका, पूरा शरीर में निशान। हाँ, तो उसके बहुत जो मतलब वो कहाँ काम करता था? वो क्या घटना हुई? कहाँ के लड़के हैं और क्या घटना हुई? ये खैरा कनकसरा के लड़के हैं हमारे समाज के, और मैं कैप्टन SR नापित पार्षद वार्ड 16 से हूँ और सामाजिक नेता हूँ मैं सेन समाज का। हमें ये जानकारी दी गई कि हमारे जो खैरा कनकसरा के 2 लड़के थे वो गुजरात में कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे थे और एक बड़ा हाथी में बैठ करके वो सब रीवा के लिए चले। भोपाल आने के बाद एक पंकज सेन नाम का लड़का था, वो वहाँ उतर गया और अंकित और उसके साथ में नागेंद्र वगैरह जितने बैठे थे वो वहाँ से चल करके कटनी में आए। कटनी में ये बताया नागेंद्र ने कि अंकित बोला कि मेरे को भूख बड़ी ज़ोर से लगी है, खाना खाना है, तो कहीं रोक लो गाड़ी। तो वो गाड़ी रोकने के स्थिति में नहीं था, इसलिए आगे चल कर के आया। जब दोबारा उसने ये कहा कि बड़ी ज़ोर से भूख लगी है, गाड़ी कहीं रोक लो, यहीं खाना खा लेते हैं, तब ये बोला कि बहुत भुकाने है, नहीं ये शब्द बोला है उसने। तो ये चीज़ कह करके और उसने गाड़ी रोका है और गाड़ी रोकने के बाद राड निकाल करके और इसको सर में मारा है। वहीं पर ये गिर गया है और आगे इसकी हालत ख़राब हुई है। हालत ख़राब को देख करके वो गाड़ी लेके रफू चक्कर हो गया और इसके साथ में जो इसके मौसी का लड़का था उसने अपने रिश्तेदारों को जानकारी दिया है और जानकारी देने के बाद उसके जीजा को बुलाया, आकर के वो इसकी हालत देखे और बोले कि अभी संजय गांधी रीवा ले चलते हैं और यहाँ कोई साधन नहीं है। अब वो ऑटो से या किसी साधन से संजय गांधी ले आए, यहाँ एडमिट किए और एडमिट करने के बाद रात में इसकी मृत्यु हो गई। अभी हम लोग सामाजिक नेता हैं, हम चाहते हैं कि इसकी न्यायिक जांच हो, हमारे समाज को, उनके परिवार को, पीड़ित परिवार जो सदमे में है उसको न्याय मिले, इसकी जांच कराई जाए और जांच में जो तथ्य आता है सामने उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और समझ रहे हो ना, पंकज भाई अभी कॉल नहीं उठा रहे हैं तुम्हारे भाई, और तुम्हारे घर के भी कॉल नहीं उठा रहे हैं। अभी मैं किसी के पास नहीं कॉल किया हूँ, बस तुम्हारे मम्मी पापा के पास कॉल किया हूँ। खबा रहा हूँ सब, देखो तुम्हारा हर एक बात मानता हूँ ना, मेरी बात मानो। नहीं पानी मिली ना, हम ले आके पियाऊ सब कराओ भाई, आराम से तू घरे अपने चले जा, हैं भैया हैं साथ। लोकसभा चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए सरकारी कर्मचारियों ने बीमारी का हवाला दिया था। ऐसे कर्मचारियों को सीईओ जिला पंचायत ने जोर का झटका दिया है। 2 कर्मचारियों को सेवानिवृत्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं एक अन्य कर्मचारी को दोबारा मेडिकल बोर्ड के समक्ष फिर से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए।
रीवा में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान किया जाना है। मतदान दल के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण का काम शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव में ड्यूटी से बचने के लिए कर्मचारियों ने बीमारी सहित अन्य बहाने बनाने भी शुरू कर दिए हैं। बीमारी का आवेदन भी किया है। इनकी जांच के लिए निर्वाचन अधिकारी ने मेडिकल बोर्ड बैठा दिया है। इन सभी बीमार कर्मचारियों को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना पड़ रहा है। 38 कर्मचारियों ने मेडिकल बोर्ड के समक्ष जांच के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। इसमें 23 अनफिट मिले। इसके अलावा 10 कर्मचारियों को मेडिकल बोर्ड में फिर से उपस्थित होने के लिए कहा गया है। वहीं 3 मेडिकल बोर्ड में अनफिट ऐसे कर्मचारी मिले हैं जिनके विरुद्ध 50 वर्ष आयु एवं 20 वर्ष की सेवा के नियमों के तहत कार्यवाही के लिए चिन्हित किया गया है। इसमें से 2 के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश तो विभागीय अधिकारियों को दे दिए गए। प्रस्ताव मांगा गया है। एक कर्मचारी को फिर से मेडिकल बोर्ड के सामने प्रस्तुत होने के लिए कहा गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान कई कर्मचारियों के घरों में वैवाहिक आयोजन फंस रहे हैं। इन वैवाहिक आयोजनों के कारण 203 कर्मचारियों ने भी आवेदन किया था। चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने के आवेदन दिए। इन्हें भी प्रभारी अधिकारी मतदान दल लोकसभा निर्वाचन 2024 एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें पुत्र पुत्री भाई बहन के वैवाहिक कार्यक्रम के बाद 3 दिन के अंदर प्रमाण पत्र मतदान दल प्रकोष्ठ निर्वाचन कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। है कि कुछ कर्मचारी अधिकारी इस प्रकार के चुनाव की ड्यूटी से बचने के लिए बहाने लेते हैं, जो अपने मेडिकल बैकग्राउंड या इस प्रकार से, चूंकि ये शासकीय कार्य है और बाकी अमला, बहुत बड़ा अमला पूरे चुनाव के कार्य में लगता है। 20,000 से ज्यादा कर्मचारी चुनाव की प्रक्रिया को संपादित करते हैं। तो ऐसे में यदि कुछ लोग इस प्रकार के होंगे जो बहाने बना करके कार्य नहीं करेंगे, तो ये बाकी अमले को भी डिमोटिवेट करता है। इसलिए आवश्यक है, यदि कोई व्यक्ति फिजिकली इस बात में सक्षम नहीं है कि वो सरकारी काम, जो निर्वाचन का काम नहीं कर सकता, तो हम लोगों को ये मानना है कि वो अपना शासकीय कार्य जो दायित्व है वो भी नहीं कर सकता। यदि कोई ये कह रहा है कि वो नहीं ज्यादा देर तक बैठ सकते, तो हम लोग ये कैसे अपेक्षा करेंगे कि वो ऑफिस के जो आवर्स हैं उनमें अपना काम भली प्रकार से संपादित कर पाते होंगे। इसीलिए इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई है। और ये अदरवाइज भी शासकीय ऑफिस के अपना एक गवर्नेंस है, अपना एक पैटर्न है। यदि कोई कर्मचारी वो करने में अक्षम है तो उनको अनिवार्य शैक्षिक सेवानिवृत्ति के लिए हम लोग उनके केसेस प्रोसीड करेंगे विभागों की ओर से, क्योंकि इलेक्शन का काम भी अन्य कामों की तरह, बल्कि अन्य कामों से और अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। मनमानी फीस बढ़ाने में फंसी रीवा के प्राइवेट स्कूल ज्योति, बाल भारती, बिलाबोंग सहित इन सभी बड़े स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी लूट पर लगाम कसना शुरू कर दिया गया है। कलेक्टर के आदेश के बाद अब जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया है। प्राइवेट स्कूलें मनमानी हर साल फीस बढ़ाती हैं। इसके कारण स्कूलों में पढ़ाने वाले छात्रों के अभिभावकों पर असर पड़ता है। फीस में हर साल की जा रही मनमानी वृद्धि की जानकारी अब सभी प्राइवेट स्कूलों से जुटाई जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी कर शैक्षणिक सत्र 2021-22, 22-23, 23-24 और 24-25 में ली गई फीस और ली जाने वाली फीस की जानकारी तलब की है। डीईओ ने सभी संस्था के प्राचार्यों को नोटिस जारी कर कहा है, कक्षावार तुलनात्मक चार्ट तैयार कर 3 दिन में संचालक या फिर प्राचार्य खुद उपस्थित होकर जानकारी उपलब्ध कराएं। किसी भी स्थिति में प्रतिनिधि मान्य नहीं होंगे। यदि जानकारी में किसी तरह की गड़बड़ी मिली तो मध्य प्रदेश निजी विद्यालय नियम 2020 की धारा 9 में निहित प्रावधानों के तहत विस्तृत जाँच कराई जाएगी। इसके बाद दंड अधिरोपित भी किया जाएगा। विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे शिकायतें आ रही थी कि प्राइवेट स्कूल्स मनमाने तरीके से फीस वृद्धि कर रहे हैं। अभिभावकों को किसी पर्टिकुलर जगह से कुछ विशेष दुकानों से ही गणवेश लेने या फिर किताबें लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो इसी के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी इन्हीं नियम के तारतम्य में कोई भी प्राइवेट स्कूल एक शैक्षणिक सत्र में यदि अपनी फीस में वृद्धि करता है जो 10% या उससे अधिक होती है, तो फिर उन्हें एक पोर्टल के माध्यम से और 90 दिवस पहले, शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 90 दिवस पहले पोर्टल पे जानकारी अपडेट करनी होती है। उसमें उनके स्कूल के अकाउंट्स भी रहते हैं, सीए के सर्टिफिकेट्स रहते हैं। इन सभी चीजों के साथ में और अप्रूवल के बाद ही ये सभी कार्रवाइयां होनी चाहिए, जो सामान्यतः अपने यहाँ देखने को नहीं मिली है। इसीलिए सभी को ये नोटिस जारी कर निर्देश दिए गए हैं कि क्योंकि समय रहते इस प्रकार की प्रक्रिया स्कूलों ने नहीं की है, इसीलिए 23-24 की जो शैक्षणिक सत्र की फीस पैटर्न था जिस भी स्कूल का, वो यथावत रहेगा। और यदि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में किसी ने ऐसी फीस ले ली है नई बढ़ी हुई, तो वो आने वाला जो इंस्टॉलमेंट है उसमें बच्चों की फीस का समायोजन भी करेंगे। और ऐसा ना करने पर उसमें नियम की धारा 9 है जो बहुत ही सख्त है इस विषयों को लेकर के, और उसमें यह स्पष्ट निर्देश है कि यदि ये सही पाया जाता है किसी भी कंप्लेन पे, कोई भी अभिभावक यदि कंप्लेन करते हैं, तो समिति उसका परीक्षण करेगी, स्कूल की सुनवाई करेगी और उसके बाद शास्ति लगाई जाएगी। और ये शास्ति मतलब पेनल्टी 2 लाख तक हो सकती है।
और इससे जिस बच्चे से ज़्यादा फीस ली गई है वो फीस भी रीअप्रोप्रिएशन होगा, फीस का भी, और जो बचा हुआ राशि होगा वो स्कूलों की बढ़ोतरी, स्कूलों के अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। यदि यही गलती स्कूल दोबारा करते हैं तो फीस की जो पेनल्टी लगनी है वो 4 लाख तक है, और यदि फिर रिपीट करते हैं तो 6 लाख। इस प्रकार से इसकी व्यवस्था बनाई गई है। साथ ही साथ गणवेश आपके स्कूल के कहाँ मिलेंगे, और हर साल गणवेश का पैटर्न या कलर्स भी नहीं बदल सकते हैं, तो ये सभी चीजें भी किसी विशेष दुकान से लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के जिला शिक्षा अधिकारी ने एक बैठक के माध्यम से सभी को अवगत भी कराया है पहले, ताकि सभी स्कूलों को ये बात पता रहे। और अब इस आदेश के बाद यदि कोई भी अभिभावक हम लोगों के सामने इस प्रकार की कंप्लेन लेकर के आता है तो समिति इस बात का परीक्षण करेगी और ऐसे स्कूलों के विरुद्ध हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि शैक्षणिक सत्र में जो वाजिब किताबें हैं, वाजिब गणवेश है, वाजिब फीस है, वो लेकर के स्कूल अपना संचालन करें एकेडमिक सेशन का। लेकिन इस प्रकार की चीजें जिसमें अभिभावकों को असुविधा हो रही है और जो नियम विरुद्ध है वो यदि कोई करेगा तो हम लोग रबी फसलों की खरीदी को लेकर आज एक समीक्षा बैठक एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से आज कलेक्ट्रेट में रबी उपार्जन संबंधित विषय पर एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रबी फसलों की खरीदी, उसकी क्वालिटी एवं अन्य व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। रबी उपार्जन का कार्य प्रारंभ होना है, तो रबी उपार्जन केंद्र में जितने उपार्जन केंद्र प्रभारी हैं, समिति के सर्वेयर हैं और ऑपरेटर हैं, इनको बुला करके भारतीय खाद्य निगम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है और प्रशिक्षण देके इनको किस गुणवत्ता का गेहूं खरीदना है, किस गुणवत्ता का गेहूं अपने को भंडारित कराना है और किस प्रकार से भारतीय खाद्य निगम को परिधान करना है, इन सभी बातों की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। इसमें अपने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक, खाद्य विभाग के अधिकारी और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी हैं जो विस्तृत प्रशिक्षण दे करके इनको प्रशिक्षित करेंगे, जिससे कि नियमानुसार अच्छे ढंग से उपार्जन का कार्य हो सके। क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए? निर्देश इनको जिस हिसाब से खरीदी के उपार्जन नीति अनुसार मापदंड हैं, गेहूं में किस क्वालिटी का गेहूं लेना है, उसमें क्या क्या मात्रा अलाउ है और क्या क्या मात्रा अलाउ नहीं है, इन सभी बातों की विस्तृत जानकारी के साथ साथ खरीदी की प्रक्रियागत व्यवस्थाएं कि उनको किस प्रकार खरीदना है, किस प्रकार तौल कराना है, किस प्रकार उन्हें सिलाई भराई करना है, सिलाई कैसे होगी, स्टेंसिल कैसे लगेंगे, इन सभी बातों की विस्तृत जानकारी दे करके उन्हें प्रयास किया जा रहा है कि पूर्णतः प्रशिक्षित हों और नियमानुसार उपार्जन करा सकें। मूल्य निर्धारित किया गया और कब से शुरू होगी? सरकार ने पहले 2275 रुपये मूल्य निर्धारित किया था और उसके पश्चात सरकार ने 125 रुपये का बोनस भी अनाउंस किया है, तो अब 2400 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से किसानों से खरीदी होगी और किसानों को सरकार के यह भी निर्देश हैं कि खरीदी के एक सप्ताह के अंदर उनको भुगतान भी प्राप्त हो जाए, जिससे किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना। खरीदी कब से शुरू? खरीदी 29 मार्च से शुरू है, किंतु अभी हमारे क्षेत्र में गेहूं की कटाई बहुत कम हुई है। कटाई प्रारंभ है तो संभवतः अप्रैल 10 से गेहूं आना हमारे ज़िले में प्रारंभ हो जाएगा। एक बहुत बड़ी बात सामने आती है किसानों ने इस बार भारत सरकार ने ये निर्देश भी दिया है और मध्य प्रदेश शासन के भी निर्देश हैं, सभी उपार्जन केंद्र प्रभारियों को तभी केंद्र बनाया गया है जब उन्होंने लिखित में सहमति दी है कि किसानों के छाया की, रुकने की, पानी की सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसके साथ साथ यदि किसानों में किसी का गेहूं खराब है तो उन्हें पंखा, छन्ना, ग्रेडर इत्यादि भी रखने की व्यवस्था की गई है, तो किसानों को किसी भी प्रकार की उपार्जन केंद्र में असुविधा ना हो, ये व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके साथ साथ यह भी एक प्रक्रियागत व्यवस्था है कि भारत सरकार, राज्य शासन और जिला प्रशासन की टीम भी निरंतर निरीक्षण करती रहेंगी। साथ में जिला प्रशासन ने हर 2 उपार्जन केंद्र पर 3 लोगों की अलग से ड्यूटी लगाई हुई है जो निरंतर उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण करेंगे और किसानों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखेंगे। रीवा, नवागढ़, जिला मोहगंज दोनों को मिलाकर कितने केंद्र बनाए गए? अभी हमने 101 केंद्र बना दिए हैं, अभी करीब 18 केंद्र और बनने हैं, लगभग 120 केंद्रों का निर्माण हो जाएगा। गुड नेम और देवेंद्र तिवारी, जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम। जीएसटी टीम द्वारा आज रीवा शहर के आधा दर्जन दुकानदारों के ऊपर छापामार कार्यवाही की गई। जीएसटी टीम द्वारा आज शहर के आधा दर्जन दुकानदारों पर छापामार कार्यवाही की गई। ये कार्यवाही कर चोरी के मामले को लेकर की गई, जिसमें मुख्य रूप से शिवानी कंस्ट्रक्शन अर्जुन नगर और सुधीर इलेक्ट्रॉनिक्स घोघर की दुकानों और निवास पर कार्यवाही की गई। बताया जा रहा है कि उमेश त्रिपाठी की अगुवाई में ये कार्यवाही हुई। इनके बारे में अभी तक मीडिया से कुछ भी साझा नहीं किया गया है। फिलहाल कार्यवाही जारी है, जिसे लेकर अन्य दुकानदार भी सदमे में नजर आए। मतदान कर्मी 14 से 18 अप्रैल तक डाक पत्र से मतदान कर सकेंगे। इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
रीवा लोकसभा क्षेत्र के लिए 26 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। मतदान दल में शामिल कर्मियों तथा चुनाव संबंधी अन्य कार्यों में तैनात अधिकारी और कर्मचारियों को इस बार डाक पत्र से मतदान का अवसर दिया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने बताया कि डाक पत्र से मतदान 14 से 18 अप्रैल तक ठाकुर रणवत सिंह महाविद्यालय में व्यवस्था की गई है। इसके लिए महाविद्यालय की 11 कक्षाओं का 14 से 18 अप्रैल तक अधिग्रहण किया गया है। में से कुछ कर्मचारियों ने अपनी जो सहमति का कि हाँ हम पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऐसे फॉर्म्स वापस भी किए हैं। तो उनकी आगे जैसे ही हमारे कैंडिडेट का पूरा फाइनल हो जाएगा और मतपत्रों का मुद्रण हो जाएगा पोस्टल बैलेट का, तो आगे उनकी फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया हम लोग करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण मामला इस बार है, क्योंकि लोकसभा निर्वाचन में जितने भी लोग ड्यूटी में लगते हैं उन सभी को हम लोग इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट इशू करते हैं और इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के माध्यम से वो अपने जिस भी मतदान केंद्र में ड्यूटी पर है वहां अपना वोट डाल सकते हैं। तो ऐसे इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जो सेकंड ट्रेनिंग है जो हमारे यहाँ 9, 10, 11 तारीख को रखी गई है, वहां पर ट्रेनिंग सेंटर्स पे ही ईडीसी के फॉर्म संबंधित लोगों से भराए जाएंगे और भरवा के उनको वहीं ईडीसी सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। हो सकता है कि कोई कर्मचारी जो ड्यूटी पर हैं और वहां अपना ये ईडीसी लेना मिस कर जाते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने ये भी व्यवस्था बनाई है कि एसडीएम के कार्यालय, चूंकि सभी एसडीएम एआरओ हैं अपने यहाँ, तो एसडीएम के कार्यालयों में भी ये फॉर्म देने की व्यवस्था रहेगी। पुलिसकर्मी पिछली बार छूट गए हैं, तो पुलिसकर्मियों को भी इस बार 2 तरीके के ग्रुप हैं। एक ग्रुप वो है जो अपने यहाँ ड्यूटी पे रहेगा, उनको तो हम लोग ईडीसी जारी कर रहे हैं, तो इसके लिए पुलिस की ओर से एक नोडल अधिकारी भी बनाए गए हैं। उनका ये दायित्व है कि सभी कर्मचारियों को फॉर्म 12 बढ़ जाए और वापस आ जाए ताकि उनको ईडीसी जारी किया जा सके। दूसरा ग्रुप ये है क्योंकि पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट अपने यहाँ जब चुनाव हो जाता है तो दूसरे जिलों में भी लगता है, तो जो ऐसे जिलों में जाएंगे और दूसरी जगह कहीं रहेंगे ड्यूटी पर, तो उनके लिए फिर हम लोगों ने पोस्टल बैलेट की भी सुविधा उपलब्ध कराई है, तो उसकी भी पर्याप्त प्रशिक्षण और व्यवस्थाएं कर दी गई है। तो पुलिस के नोडल अधिकारी इस व्यवस्था को भी देखें। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। साहू समाज द्वारा मां कर्मा जयंती महोत्सव के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 6 अप्रैल को मां कर्मा जयंती महोत्सव को लेकर विशाल शोभा यात्रा बैजू धर्मशाला से निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए धोबिया टंकी पहुंची। इस शोभा यात्रा में भगवान राम, मां कर्मा और झांसी की रानी की झांकी सजाकर निकाली गई। इस दौरान साहू समाज के बुजुर्ग, युवा, महिलाएं एवं बच्चे भारी मात्रा में उत्साह के साथ नजर आए। साहू युवा संगठन के अध्यक्ष बंसीलाल ने बताया कि शोभा यात्रा धोबिया टंकी में संपन्न होगी। उसके बाद 7 तारीख को मां कर्मा जयंती महोत्सव का भव्य आयोजन राजविलास में 1 बजे से आयोजित होगा, जिसमें प्रसिद्ध गायिका सविता मिश्रा अपने गीतों की प्रस्तुति देंगी। मां कर्मा जयंती महोत्सव को लेकर आज ये शोभा यात्रा यहाँ से निकाली जा रही है, जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे। यह शोभा यात्रा अपनी बैजू धर्मशाला से प्रारंभ होकर घोड़ा चौराहा से शिव मंदिर से होते हुए अपने सिल्वी प्लाजा से प्रकाश चौराहा से हॉस्पिटल चौराहा और धोबिया टंकी में इसका समापन होगा। और कल मां कर्मा जयंती महोत्सव का बहुत बड़ा आयोजन उत्सव राजविलास में हो रहा है, जिसमें जबलपुर से मशहूर भजन गायिका सविता मिश्रा आ रही हैं मां कर्मा के भजन लेकर, और दूर दूर से अतिथि कल के कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज झांकियों में भगवान श्री राम जो अयोध्या में रामलला बैठे हुए हैं उनकी झांकी बनी हुई है। मां कर्मा भगवान श्री कृष्ण की झांकी है। दानवीर भामाशाह की झांकी है। मां कर्मा की एक मंदिर भी बनी हुई है और झांसी की रानी भी हमारी शोभा यात्रा में है। ये समाज के सभी
सभी पूरा साहू समाज के ये यूथ और वरिष्ठ महिला इकाई सारे इस आयोजन को कर रहे हैं और इन्हीं के कारण ये आयोजन आज हो रहा है। बंसीलाल साहू, युवा जिला अध्यक्ष, साहू युवा संगठन रीवा। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439।